आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा की जो प्लेटफॉर्म की बुक आई है रुक्मिणी प्रकाशन से 30 सेट दिया गया है। इसका 1 नंबर सेट का डिस्कशन हम पूरी तरीके से कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे नंबर के सेट के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला नंबर कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC की शपथ किसने लिया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के पद पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के द्वारा शपथ लिया गया। क्वेश्चन है एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक। एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल को याद रखा जाता है। एक व्यक्ति है लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय का पुस्तक था वार एंड पीस। वार एंड पीस महात्मा गांधी उस पुस्तक को पढ़े थे। वार का मतलब युद्ध होता है और पीस का मतलब शांति होता है। तो महात्मा गांधी वार और पीस दोनों प्रकार के पुस्तक पढ़े थे। तो महात्मा गांधी ने शांति को पूरी तरीके से तहजीब दिया और शांति का पूरी तरीके से। तो वार एंड पीस का मतलब शांति, याद रख लीजिएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग 5 भवन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया। इंडिया हाउस लंदन, भारत भवन भोपाल, दरभंगा हाउस पटना, हैदराबाद हाउस दिल्ली। इंडिया हाउस है लंदन में, भारत भवन है भोपाल में, दरभंगा हाउस है पटना में और हैदराबाद हाउस कहाँ पे है, दिल्ली में। जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं भारत में वो सब लोग हैदराबाद हाउस में रुकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। भांगड़ा पंजाब का है, लेकिन भांगड़ा में पूरी तरीके से पुरुष डांस करता है और कथकली कुचिपुड़ी भारतनाट्यम सब में महिला डांस करती है, इसीलिए ये पूरी तरीके से अलग है। क्वेश्चन है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है NHRC, फुल फॉर्म NHRC का पूछ रहा है। तो NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना एक एक्ट बनाया गया था पूरी तरीके से 1993 में। इसका मतलब होगा कि मानव के अधिकार के लिए जो जो चीज़ चाहिए वही मानवाधिकार होता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार का मतलब कि मानव के अधिकार के लिए जो जो चाहिए उसको मानवाधिकार के श्रेणी में रखा जाता है। इसकी एक एक्ट बना के पूरी तरीके से इसको व्यवस्था किया गया था। 1993 में मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 90वें गुरु थे। 90वें गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इसके बाद पूरी तरीके से गुरु पद को समाप्त कर दिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। और सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, पटना साहिब, पटना सिटी के रूप में, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोदा गया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। रावी का पुराना नाम परुशनी के रूप में याद रखेंगे। प्राचीन भारत में रावी का पुराना नाम परुशनी को ही रावी के रूप में याद रखेंगे। रावी का प्राचीन नाम परुशनी है। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। लखनऊ से, बिल्कुल लखनऊ से हजरत महल, बेगम हजरत महल के बारे में कहानी बताए थे। अवध एक क्षेत्र हुआ करता था। अवध का संस्थापक सआदत खां। अवध का संस्थापक कौन था, सआदत खां था। अवध का अंतिम नवाब का था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ से कार्यभार संभाली थी। वाजिद अली शाह बहुत बड़ा शायर हुआ करता था, कई बार हम बताए भी हैं। जब फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहा था तो एक शायर बोला था। उस शेर पूरी इस प्रकार से था कि दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं, दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है। प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय 2 प्रकार की चीज़ पढ़ते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय पूरी तरीके से बाद में लगता है। तो वास्तविक में ईक नामक प्रत्यय लगा है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंतिम में लगेगा और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध दी गई है। कटोरे में दही जम गई, देखिए दही लिंग का पूरी तरीके से इसमें अंतर है, लिंग अशुद्धि पूरी तरीके से दी गई है। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद स्व प्लस अधीन। स्व प्लस अधीन का मतलब ही स्वाधीन होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं।
अन्यमंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अन्यमंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त होता है। विरक्त का मतलब पूरी तरीके से अलग टाइप का होना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज ही हम लोग बात किए थे, नाखून क्यों बढ़ता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन रखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अति चालक उत्पन्न होता है जब पदार्थ, अति चालक जैसे एक चालक होता है, एक कुचालक होता है, एक अति चालक। चालक का मतलब कि जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। और अति चालक हम लोग कब उत्पन्न करते हैं? तो अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। बहुत कम टेम्परेचर पर किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो अति चालक का पूरी तरीके से निर्माण होगा। अति चालक का प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध का मतलब होगा ना कि विद्युत धारा में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। और अति चालक में प्रतिरोध नामात्र का होता है, जीरो प्रतिरोध होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप का मतलब बराबर कहा जाता है कब? वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, तभी पूरी तरीके से वेग को समरूप के रूप में याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, उसको समरूप के रूप में याद रखा लिया जाता है। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर गायरोस्कोप पूरी तरीके से अपना काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पारित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है। नीचे इसलिए नहीं गिरता है कि इसकी वक्र त्रिज्या त्वरण से उत्पन्न करती है, बिल्कुल एक्सेलरेशन उत्पन्न करती है, त्वरण उत्पन्न करती है, और उसी त्वरण के सहारे पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कोई उपग्रह घूमता है। ये घूमने का मेन कारण है, पूरी तरीके से घूमता इसलिए घूमता है कि उसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न हमेशा होता रहता है। क्वेश्चन है आगे देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर के भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है। देखिए लिफ्ट से दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। लिफ्ट से दो प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होता है, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होता है किसी व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, और लिफ्ट अगर नीचे आता है तो किसी व्यक्ति का भार घट जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम कब होगा? तो भार कब होगा? कब? जब व्यक्ति नीचे आएगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो भार कम होगा। तो जब पूछ रहा है कि न्यूनतम का मतलब कम होगा, उसका भार कम होगा जब मुक्त रूप से नीचे की ओर आ रहा होगा, तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार नीचे आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द्विमंजिली बस का संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? दो मंजिल बस है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? दो मंजिल अगर बस है तो चौड़ा आधार होना चाहिए, बेस पूरी तरीके से चौड़ा होना चाहिए, निचला मंजिल अधिक में यात्री होना चाहिए। बिल्कुल, जब नीचे यात्री अधिक होगा तो पूरी तरीके से बैलेंस बना करेगा। चौड़ा आधार होना चाहिए, बेस चौड़ा होना चाहिए, और निचली मंजिल पर यात्री अधिक हो। ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री नहीं, निचले मंजिल पर अगर यात्री ज़्यादा होगा तो बस हमारा पूरी तरीके से संतुलन में बना रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। फिर इसका क्वेश्चन पर निशाने से ऊपर लगेगी। जैसे एक शिकारी पेड़ की शाखा पर एक बंदर को बैठे मस्तक के मध्य निशाना साधता है। मस्तक जो उसके ब्रेन है, ब्रेन के बीच में निशाना साधता है। जब गोली चलती है तो उतने देर में क्या होता है कि बंदर नीचे की तरफ आ जाता है, तो निशाने ऊपर लगेगी, पूरी तरीक़े से जहाँ है उसके ऊपर लग जाएगी। यानी कि जितना देर में गोली उसके पास पहुँचेगा वो पूरी तरीक़े से डाली से बाहर की तरफ निकल जाएगा। एक ड्रम के खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि ड्रम खींचने से लुढ़काना आसान इसलिए हो जाता है, यहाँ पे दो प्रकार का बल काम करता है। लुढ़कनिक घर्षण बल का मतलब कि किसी वस्तु को हम लौटा के चलाते हैं। घर्षण यानी किसी भी वस्तु को चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। बर्फ़ पे चलना कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। पिच पे चलना आसान हो जाता है, इसलिए घर्षण अच्छा। बिना घर्षण का हम लोग चल नहीं पाएंगे। घर्षण कम होगा तो हम लोगों का पैर स्लिप करता है। जैसे टाइल्स है, टाइल्स पे पूरी तरीक़े से हम लोग का पैर स्लिप करते हैं क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुढ़कनिक घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण बल से कम होता है, इसलिए ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काने में आसानी से हम लोग लुढ़का सकते हैं। घर्षण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, क्या संरक्षित रहेगा? कोई गोल चक्की घूम रहा है और घूमते घूमते पूरी तरीक़े से एक व्यक्ति उस पर बैठ जाता है, तो कोणीय संवेग पूरी तरीक़े से संरक्षित रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई गोल मेज घूम रहा है, अचानक एक लड़का उस पर बैठ जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रह जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे, एक नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकप्रिय का क्या अर्थ है?
इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कठोरता से कार्य सिद्ध होना, नाक दबाने से मुंह खुल जाता है, इसका मतलब कठोरता से किसी काम को सिद्ध कर लेना। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ समझौता कहा जाता है? एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतीक्षा तथा सभ्य विश्व के साथ एक समझौता कहा था? एस राधाकृष्णन के द्वारा इसे स्टेटमेंट दिया गया था। क्वेश्चन है कि 2023 का विश्व कप कब होगा, कहाँ प्रस्तावित है? 2023 का विश्व कप अपने भारत में वर्तमान में होगा अक्टूबर से। लोकसभा में क्रॉसिंग वोट कब होता है? क्रॉसिंग वोट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लोकसभा में क्रॉसिंग वोट उस स्थिति में होता है जब मत टाई हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से जब दोनों लोकसभा में राज्यसभा में दोनों मत जब बराबर होगा तो लोकसभा अध्यक्ष जिधर वोट देगा उधर पूरी तरीके से बिल को पास करा दिया जाता है। जब दोनों वोट बराबर होता है उस परिस्थिति में क्रॉसिंग वोट देने का काम लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, या राज्य में है तो विधानसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए मूल कर्तव्य में किस स्थान पर रखा गया? मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। तीसरे नंबर का जो पूरी तरीके से मौलिक कर्तव्य उसमें लिखा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने के लिए, अक्षुण्ण बनाने के लिए आप सभी हमारा और पूरी तरीके से कर्तव्य है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की अंतर्व्यय मुहैया कराया? भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी पड़ता था, यानी वायसराय जहाँ पे बैठता था वहाँ पे कुछ सदस्य के अतिरिक्त गैर सदस्य भी वहाँ पे, गैर सरकारी सदस्य भी वहाँ पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसकी व्यवस्था 1861 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। तुगलामा पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तुगलामा पद्धति एक युद्ध करने की पद्धति है। तुगलामा पद्धति का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया था और यही सब पद्धति अपना के बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तुगलामा पद्धति उसी समय में शुरू करता है। तुगलामा पद्धति का मतलब तोफ को सजाने का एक तरीका हुआ करता था, बेहतर तरीके से सजा दिया, और वो युद्ध की एक प्रकार की पद्धति थी। युद्ध कला में निपुण था, युद्ध करने उसको आता था, इसलिए पूरी जगह जीत लिया। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुकरचकिया मिसल का ही प्रधान हुआ करते थे महाराजा रंजीत सिंह। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत के अग्रदूत के रूप में हम लोग याद रखते हैं, आधुनिक भारत के जनक के रूप में याद रखेंगे। 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कराने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय गवर्नर हुआ करता था और सती प्रथा का अंत 1829 में इनके प्रयासों से किया गया। निम्नलिखित विद्रोहों में से किनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का में उल्लेख किया? सन्यासी विद्रोह का जो पूरी तरीके से बखान है आनंद मठ उपन्यास है किनका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी को याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत सुजलाम सुफलाम लिखने के लिए। जन गण मन लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उसको गाने में 52 सेकंड लगता है, और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम लिखने का काम किए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड लगता है। एक शब्द है सिजगी। सिजगी का मतलब क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधा में होता है। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में होता है उसको सिजगी कहा जाता है। इसी समय में बृहद ज्वार आता है। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक लाइन में आता है तो सबसे बड़ा ज्वार आता है। ज्वार के बारे में हम लोग बात की थी कि 2 ज्वार आने का समय 12 घंटा 26 मिनट होता है। ज्वार का मतलब क्या होगा? समुद्र में जब लहर आती है इसको ज्वार कहा जाता है और जाती है इसको भाटा कहा जाता है। तो 2 ज्वार आने का समय 12 घंटा 26 मिनट होता है। और सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी जब तीनों सीधा में होती है, एक रेखा में होती है, तो बृहद ज्वार आता है, उसको सिजगी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब का बृहत्तम वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री ही पूरी तरीके से एक बहुत बड़ी वृत्त का निर्माण कर लेता है। बृहत्तम वृत्त का निर्माण 180 डिग्री पे ही पूरी तरीके से होता है। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? लवणता का मतलब नमकीन पानी, खारा पानी, तो सर्वाधिक लवणता अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान के साथ है। दूसरे नंबर पे चीन के साथ। एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिएगा, बचपन
में MBA, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, बचपन में MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम भारत का सीमा अफगानिस्तान से लगता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगता है। तो सबसे लंबी सीमा हम ऑप्शन गलत लगाए हैं, बांग्लादेश इसका आंसर होगा पूरी तरीक़े से, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगा है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, 2 नंबर पे चीन, 3 नंबर पे पाकिस्तान, 4 नंबर पे नेपाल, 5वां नंबर पे म्यांमार, तब भूटान और तब अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से और सबसे अधिक बांग्लादेश से। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ पूरी तरीक़े से लगती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है 47 नंबर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील पूरी तरीक़े से केरल में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है इसके सिवाय। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल ठीक है, इस स्टेटमेंट ये सही है। इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। मार्बल रॉक समूह के बीच बहती है, बिल्कुल। सरदार सरोवर बांध नहीं, महाकालेश्वर इसके बीच में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और जितने ए, सी और डी जितने पॉइंट है वो सब नर्मदा नदी के लिए सही है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी पर कॉफ़ी की खेती हो जाती है। कॉफ़ी में कोफीन पाया जाता है। कॉफ़ी 2 प्रकार का होता है, एक कॉफ़ी का नाम रोबस्टा और दूसरे का नाम अरेबिका। कॉफ़ी 2 प्रकार का होता है, रोबस्टा और अरेबिका नाम कॉफ़ी होता है। अरेबिका कॉफ़ी अच्छे किस्म की होती है, उसका निर्यात कर देते हैं, और रोबस्टा कॉफ़ी को पूरी तरीके से हम लोग पीते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में विद्यमान? किस प्रकार के वन अपने भारत में पूरी तरीक़ा से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ को पर्णपाती कहा जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। किस प्रकार के वन अपने भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन डेल्टा में, सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन डेल्टा में ही आपको मिलेगी। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र, दिल्ली को NCR के क्षेत्र में शामिल किया गया? 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये पूरी तरीके से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावित किया? हम आपको बताए थे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, नॉन परमानेंट चेयरमैन के रूप में, नॉन परमानेंट अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। दूसरा दिन मीटिंग हुआ 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर का दिन पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, उसी प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। प्रस्तावना हम लोग लिए कहाँ से हैं? प्रस्तावना की जो बात है, प्रस्तावना हम लोग अमेरिका से लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना हम लोग अमेरिका से लिए, प्रस्तावना की जो भाषा लिखी गई है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इन सभी बातों को कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिए। एक बात और, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए थे? समवर्ती सूची का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। मूल अधिकार की जो व्यवस्था है, मूल अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार विलंबन कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल, 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। यानी कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। इस जब आपातकाल लगता है तब मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, मौलिक अधिकार को रोक दी जाती है, बैन लगा दिया जाता है। ये व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो जर्मनी के संविधान से लिए हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बात किए थे हम लोग पूरी तरीके से कि राज्यसभा का अध्यक्ष
उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, उसका सदस्य वो नहीं होते हैं, लेकिन उसके अध्यक्ष होते हैं। इस बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन आयोग, संघ और लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसी एक पूरी तरीक़ा से व्यवस्था शामिल है। वो सभी संवैधानिक संस्थाएं, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय का भी वर्णन पूरी तरीक़ा से संविधान में है, निर्वाचन आयोग का भी संविधान में है, संघ और लोक सेवा यूपीएससी और बीपीएससी जैसी संस्था का निर्माण हमारे भारत के संविधान में किया गया। निरंतरक महालेखा परीक्षण की व्यवस्था भी हमारे भारत के संविधान में। ये सारा संस्था संवैधानिक संस्था के रूप में याद रखेंगे। नियंत्रण महालेखा परीक्षण के बारे में अनुच्छेद 148, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 124, निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय 124। इन्हीं सब अनुच्छेद में, अलग अलग अनुच्छेदों में पूरी तरीक़ा से चर्चा है। इसीलिए जिसका वर्णन भारत के संविधान में है उसको संवैधानिक आयोग कहा जाता है, संवैधानिक संस्था के रूप में याद रखा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी व्यापारी उधार को नियमित करती है। जो विदेश से पैसा लेने का जितना मैनेजमेंट है, विनिमय करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल। इको मार्क, एक होता है एग मार्क, एक होता है ISI मार्क और एक होता है हॉलमार्क। हॉलमार्क जो पूरी तरीक़ा से सोना खरीदना जाएगा तो हॉलमार्क देखिएगा, खाने वाला सामान खरीदिएगा देखिएगा एग मार्क लिख, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट पे एग मार्क लिखा होता है। पर्यावरण के लिए जो बेहतर होता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगा, उस पर इको मार्क, इको का मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, एग मार्क का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। हवाई घोड़ा का तेल खरीदेगा तो उस पर एग मार्क लिखा होगा, सोना खरीदिएगा तो हॉलमार्क लिखा होगा। और पर्यावरण का हितैषी होगा। जो हम लोग प्लास्टिक का जो पैकेट लेते हैं वो पर्यावरण के लिए बेकार है, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, लेकिन वही एक झोला ले लेंगे पूरी तरीक़ा से तो वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो जो हम लोगों का कपड़ा वाला झोला मार्केट में मिलता है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, उस पर इको मार्क लिखा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ISI मार्क, हम लोग जो सामान खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, उस पर ISI मार्क लिखा रहता है। किताब खरीदते हैं तो 3D स्टिकर लगा दिया जाता है। हर चीज़ के पहचानने का एक तरीका ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, MSP, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार किसानों के अलग अलग फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। कहने का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय इसलिए करती है, जिससे कि किसान को अच्छे तरीक़ा से उसका जो फसल का लाभ उसको अच्छे तरीक़ा से मिल पाए, जितना का फसल है उसको फसल मिल पाए। जैसे धान का रेट सरकार तय कर दिया 20 रुपये, तो 20 रुपये से कम रेट में कोई नहीं खरीदेगा। सरकार का कोई व्यक्ति आता है, टैक्स का अधिकारी आता है खरीदने के लिए, तो 20 रुपये ही सरकार का पूरी तरीक़ा से जितना भी हमारा किसान है, किसान का कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP तय करता है। MSP का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एक ऐसा मूल्य जिससे नीचे कोई भी व्यक्ति उस सामान को नहीं खरीदेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है कम करना। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहा जाता है, यानी कि अपने पैसा का वैल्यू को कम कर देना। मान लीजिए कि हम लोग अमेरिका के डॉलर की तुलना में अपने पैसा का वैल्यू कम कर देंगे, उसको ही कहा जाता है अवमूल्यन। अवमूल्यन की तुलना में अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहा जाता है। यानी कि भारत का जो रुपया है, भारत का रुपया का वैल्यू अमेरिका के डॉलर से हम लोग कम कर देंगे। अब कम तो होता ही है, लेकिन अन्य देशों की मुद्रा में अपनी मुद्रा का वैल्यू को गिरा देना, कम कर देना ही अवमूल्यन कहा जाता है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं। जब लवण जल में अचार बनाया जाता है तो वो परिघटना किसका? परासरण एक पॉइंट होता है। परासरण के कारण ही पूरी तरीके से इस प्रकार की घटना सिकुड़ने और फैलने की होती है। परासरण की घटना के कारण ही क्या होता है कि किशमिश को हम लोग अगर अंगूर को डालेंगे धूप में तो सूख जाएगा।
वही किशमिश को पानी में डालेंगे तो फूल जाएगा। तो किशमिश में एक अर्ध परागरम झिल्ली होता है, वही झिल्ली क्या करता है कि पानी को बाहर से अंदर की तरफ खींच लेता है और वो पूरी तरीक़े से फूल जाता है, वो परासरण के कारण होता है। तो सिकुड़ने और फैलने वाली व्यवस्था को परासरण याद रख लीजिएगा, और किशमिश को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आराम से किशमिश को पानी में डालिएगा, किशमिश आपका फूल जाएगा, और ये किसके कारण होगा, तो परासरण के कारण होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कई समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार सही है, लेकिन हाइड्रोजन के परिप्रेक्ष्य में ये गलत है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनीय, उत्तक और वास्तविक जड़ नहीं होती हैं। जड़ इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके पीछे सदृश होते हैं। शैवाल के, ब्रायोफाइटा का मतलब किसी पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगे, उसको ब्रायोफाइटा के रूप में याद रखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन इसके पास कोई संवहनीय उत्तक नहीं होता, जड़ नहीं होता है। ये किसी दूसरे के पेड़ पर रह के अपना सहायता प्रदान कर लेता है, जीवन यापन कर लेता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है, और कोशिका के श्वसन में यही पूरी तरीके से सहायता प्रदान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे है हमारे पास, विटामिन और रोग से संबंधित सुमेलित करिए। विटामिन ए से रतौंधी होता है, गलत है। विटामिन बी से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 और 3 नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से ही दांत से खून आने लगता है, इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा, दांत से खून आने लगता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग भी हो जाता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। वर्तमान में ये विकसित किया जा रहा है मेरिस डी मोरिस के द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किससे घोषित किया गया। आर बोनी गैब्रियल। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे घोषित किया गया, आर बोनी गैब्रियल को घोषित किया गया। क्वेश्चन देखिए आगे। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला का एकल खिताब किसने जीता है, एल संबालेनका के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था, वो खिताब किसने जीता, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फीफा 2022 का विश्व कप हुआ था कतर में। कहाँ आयोजित किया गया था, कतर में। कतर की राजधानी कहाँ पे है, दोहा है। जीता था अर्जेंटीना पूरी तरीके से विजयी हुआ था। आगे क्वेश्चन 10, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण है। लीड के मतलब सीसा, जो सोल्डिंग कराने के लिए हम लोग जाते हैं, तो सोल्डर जो पूरी तरीक़ा से सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। टीन और सीसा का मिश्रण हमारा फ्यूज का तार भी होता है, फ्यूज का तार टीन और सीसा का मिश्रण होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस के द्वारा क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के रूप में याद रखेंगे। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनोन होता है और वो क्लोरीन से ही बना होता है। सिरका विनेगर बनाने के लिए, सिरका के लिए एसिटिक अम्ल याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिरका के लिए एसिटिक एसिड याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में निकल जाता है। सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, एसिटिक एसिड का नाम है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया में यूरेनियम विखंडन के दौरान बना रहता है। न्यूट्रॉन पूरी तरीक़ा से विखंडित होने के समय में भी बना रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू खाना पकाने के लिए गैस एलपीजी होता है, तो एलपीजी को द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के रूप में याद रखेंगे। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्यतः गैस के रूप में होता है, तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के रूप में, इसको हम लोग भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन है।
संश्लिष्ट पॉलीमर के रूप में हम लोग पॉलीस्टाइरीन के रूप में याद रखेंगे। संश्लिष्ट पॉलीमर कौन है? तो पॉलीस्टाइरीन संश्लिष्ट पॉलीमर है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, संकुचन का मतलब सिकुड़ना, संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। हम आपको बताए थे कि धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी से पूरी तरीक़ा से शुद्ध रक्त बहता है और शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, महाधमनी लिखा हुआ है। महाधमनी शिरा की तरह काम करता है, महाधमनी से अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक ठीक याद रख लीजिएगा, महाधमनी से कौन सा रक्त बहेगा? पूरी तरीक़ा से अशुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन स्पेशल धमनी आपसे पूछे तो धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। परागन के दौरान पराग कणों के ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग को क्या कहा जाता है? हक बिंदु। परागन के दौरान पराग कणों के ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग को क्या कहा जाता है? हक बिंदु के रूप में याद रखा जाता है। होता क्या है ना कि पराग कोश में परागकण इकट्ठा होता है। परागकण वहाँ से किसी के माध्यम, हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, जल के माध्यम से पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, उसी को बोला जाता है परागण। और इस व्यवस्था में जब इकट्ठा उसको हक बिंदु के रूप में याद रखा जाता है। किसी एथलीट को तुरंत आपको पूरी तरीक़ा से एनर्जी चाहिए, तत्क्षणिक पूरी तरीक़ा से उसी समय एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लूकोज पिला दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पिला दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस के द्वारा रोग होता है? H5N1 स्वाइन फ्लू एक रोग है। एक स्वाइन फ्लू होता है, एक बर्ड फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू के लिए याद रखिएगा H1N1। स्वाइन फ्लू होता है सुअर से और H5N1 होता है बर्ड से, यानी कि मुर्गी से, BIRD। इसको कहा जाता है बर्ड फ्लू। H5N1 को बर्ड फ्लू कहेंगे, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। H1N1 भी एक प्रकार का वायरस है जो सुअर के द्वारा फैलने वाला रोग है, उसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है और उसको बर्ड फ्लू कहा जाता है। बर्ड फ्लू के लिए H5N1 और स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 याद रख लीजिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है O2 ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं ताकि खाद्य पदार्थ की हम लोग जाँच कर सकें, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 93। व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मतलब SBI, PNB, इस सब को व्यावसायिक बैंक कहा जाता है। ग्राहकों की जमा का स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। बिल्कुल, हम लोग पैसा भी जमा कर लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं, दोनों काम करते हैं वाणिज्यिक व्यावसायिक बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित मिला? वैश्वीकरण का मतलब कि विश्व लेवल पे अपना पहचान दिलाना। तो विश्व लेवल पे जब अपना पहचान दिलाइएगा, बताइएगा कि हमारे यहाँ के बौद्ध थे, हमारे यहाँ के राजेंद्र बाबू थे, जिला स्कूल में पढ़ते थे, वो जिला स्कूल पूरी तरीके से छपरा में है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था अलग अलग देशों में अपना पहचान जब बनाइएगा तो लोग आपको देखने के लिए आएगा। जब लोग आपको देखने के लिए आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पर्यटक बोलेंगे। पर्यटन का साधन पूरी तरीके से बढ़ेगा। बुद्ध धर्म से जितना भी स्थल है उन सब जगह पे विदेशी यात्री आते हैं घूमने के लिए। वैश्वीकरण का मतलब कि विश्व लेवल पे अपना पहचान बनाइएगा तो लोग आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए आएगा लोग, और आने वाले लोगों को पर्यटक के रूप में याद रखेंगे। बाजार के नियम किसने प्रतिपादित किया? बाजार का नियम JBC के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बाजार का जो नियम है एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, JBC, उनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब सेट की प्रैक्टिस कैसी हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।